अच्छे से पढ़ रखा हो, ठीक है? अब देखो, जब हमने चुंबक वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि अंत में हमने क्या पढ़ा था, फ़ैराडे का नियम पढ़े थे और फ़ैराडे ने क्या बोला था कि भाई ईएमएफ तब डेवलप होगा जब क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ये विचार का विषय था कि यार ये ईएमएफ कैसे डेवलप किया जाए? तो या तो सर आप क्या करोगे, रोटर को घुमाओगे या फिर क्या करोगे, जो स्टेटर पार्ट है उसको आप घुमाने की कोशिश करोगे और स्टेटर घूमेगा नहीं, क्यों? और यहाँ पे आप क्या करोगे, रोटर को घुमाओगे और बेटा डीसी में रोटर को क्या बोला जाता है, आर्मेचर, ठीक है? अब देखो आप क्या पढ़ोगे, डीसी मशीन पढ़ोगे। अच्छा, पहला शब्द ये आना चाहिए, सर इसका नाम डीसी क्यों है? इसका नाम डीसी क्यों है? तो आओ देखो बेटा, जब भी आप डीसी मशीन पढ़ोगे ना, इसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई भी मेरी मशीन है ना? या तो ये मुझे आउटपुट में डीसी दे रही होगी, है ना? सुनना बेटा, और या फिर बेटा ये क्या है, इनपुट में डीसी ले रही होगी। इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, अब चूंकि ये मशीन है, सबसे पहले इसका शब्द सुनो, क्योंकि आज क्या करेंगे, आपसे मशीन का परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, फिर पढ़ेंगे मोटर, फिर सिंगल फेज, इस तरह से हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा, मुझे पता है मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है बेटा, हर वो वस्तु जो कार्य को क्या करे, आसान करे, कार्य को आसान करने की युक्ति क्या कहलाती है, आसान करने की। पढ़ के आए हो, क्योंकि बेटा जब तक आप प्राइमरी चीजों को पक्का नहीं करेंगे ना, आपको मशीन नहीं समझ में आएगी, ठीक है? लेकिन मशीन समझना बिल्कुल आसान है। हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा, मुझे पता है मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है बेटा, हर वो वस्तु जो कार्य को क्या करे, आसान करे, कार्य को आसान करने की युक्ति क्या कहलाती है, आसान करने की युक्ति क्या कहलाती है बेटा, वही कहलाती है मशीन। अच्छा, तो सर क्या ये युक्ति और मशीन एक ही होती है? नहीं बेटा, आपको पता है बेटा एक डिवाइस क्या होता है, एक डिवाइस और मशीन में क्या फर्क है, मशीन में घूमने वाला पार्ट होता है लेकिन डिवाइस में घूमने वाला पार्ट नहीं होता। इसीलिए बेटा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक युक्ति है, लेकिन मशीन क्या है, जिसमें घूमने वाला हिस्सा होता है। तो क्या ट्रांसफार्मर मशीन है? नहीं बेटा, ट्रांसफार्मर मशीन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? नंबर एक बात, तो क्या सर हर युक्ति मशीन हो सकती है? तो हर युक्ति मशीन नहीं हो सकती है, लेकिन हर मशीन एक युक्ति हो सकती है। तो लिखो बेटा, हर हर मशीन जो है ना, हर कोई मशीन वो किसका हिस्सा है बेटा, यानी कि प्रत्येक युक्ति जो है बेटा किसका हिस्सा है, मशीन का हिस्सा है, लेकिन हर मशीन युक्ति नहीं है, हर मशीन युक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। अब सुनो, मशीन क्या करेगी बेटा, आपके कार्य को आसान कर देगी। अब देखो, हमेशा किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी सिस्टम में एक क्या हिस्सा होता है बेटा, मेरा इनपुट का, और एक क्या होता है आउटपुट का, है ना? अगर देखो बेटा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डीसी, यानी कि ये डीसी क्या कर रही है बेटा, आउटपुट में दे रही है ना? अब सुनो बेटा, ये भी मशीन है और ये भी मेरी क्या है बेटा, मशीन है, ठीक है? अब सुनना बेटा, यहाँ इनपुट में मैं डीसी दे रहा हूँ। अच्छा, मुझे बेटा एक चीज बताओ, आप डीसी देकर, यानी कि एक विद्युत ऊर्जा देकर, भाई डीसी क्या है, आपकी विद्युत ऊर्जा ही तो है, विद्युत ऊर्जा, है ना? उसी प्रकार ये भी क्या है बेटा, ये भी तो विद्युत ऊर्जा है ना? क्या आप विद्युत ऊर्जा को देकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करोगे? नहीं बेटा, आप विद्युत ऊर्जा को देकर कुछ अन्य ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा जहां पर ये क्या आएगा बेटा, यहाँ विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो किससे चाहिए, आपको यांत्रिक ऊर्जा से चाहिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, यांत्रिक ऊर्जा से चाहिए, बहुत सही। तो यांत्रिक ऊर्जा आप दोगे, सर यांत्रिक यानी कि कभी मैं घुमाऊंगा, यानी कि टरबाइन से इसे घुमाने की कोशिश करूंगा, या कोई ऊष्मा ऊर्जा दूंगा, है ना? तो मुझे क्या मिल जाएगी, विद्युत। अच्छा बहुत सही। और यहाँ पर क्या क्या मैंने डीसी यानी कि विद्युत ऊर्जा दी है, तो मुझे कुछ चाहिएगा यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को मैं बदल रहा हूँ, ठीक है? यांत्रिक ऊर्जा, सर समझा नहीं, थोड़ा सा और समझाइए। बिल्कुल बेटा, 2 मिनट रुको, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आओ, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डीसी मशीन, डीसी मशीन। अब बेटा ये जो डीसी मशीन है ना, ये खुद 2 प्रकार की होती है, ये खुद भी क्या होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। आज के चैप्टर में इसके सारे पार्ट्स को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली मशीन क्या होती है बेटा, इसके लिए वो होती है डीसी जनित्र, डीसी जनित्र, बहुत अच्छे। और दूसरी मशीन क्या होती है साथियों, डीसी मोटर, बहुत सही, डीसी मोटर, ठीक है? अच्छा सर ये डीसी जनित्र क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, 2 मिनट सुनो बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, मूलतः तो चाहे जनित्र हो चाहे मोटर हो बेटा, इन दोनों की संरचना क्या होती है, समान होती है। सर ये क्या बोल दिया, बिल्कुल सही बोला है, सुनो बेटा। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, मूलतः दोनों ही प्रकार की संरचना क्या होती है बेटा, संरचना क्या होती है, समान होती है, बहुत सही। अच्छा समान होती है, सर मैं ये कैसे जानूं कि ये डीसी मशीन है? तो बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखो, यहाँ से आप डीसी मशीन के आर्मेचर को देख के पहचान सकते हो। सर ये क्या होता है, अभी हम जब पार्ट्स पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है, और बेटा इस डीसी मशीन की पहचान क्या होगी, कैसे करोगे, तो आप लिखोगे बेटा आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा क्या होती है बेटा, इसकी पहचान होती है ना? ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, पहचान होती है, बहुत सही। चलिए यहाँ से मुझे साथियों 2 प्रश्न समझ में आए हैं कि डीसी मशीन की पहचान किससे करूंगा। पहला, उसके आर्मेचर को देख के, आर्मेचर क्या होती है, थोड़ा सा शांति बनाए रखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा, डीसी मशीन क्या होती है बेटा, प्रत्यक्ष रूप से दोनों की संरचना समान होती है। दोनों कौन सी, चाहे वो डीसी जनित्र हो और डीसी मोटर, बहुत सही। अब सवाल उठता है, सर ये मैंने क्या किया? तो बेटा आपने कुछ नहीं किया, आपको एक नियम बताया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। बिल्कुल सही, जैसे हमने खाना खाया है ना, अपने बॉडी में भी क्या मशीन है बेटा, जैसे हमने खाना खाया, वो खाना पच गया और फिर मैं बोल पा रहा हूँ, हाथ घुमा पा रहा हूँ, ये देखो यांत्रिक ऊर्जा है ना। और अंदर जो मैंने खाना खाया वो क्या है, केमिकल एनर्जी, है ना? तो क्या समझ में आ रहा है इसे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, इसको केवल एक रूप से दूसरे में बांटा गया है। तो लिखो बेटा, इसका मतलब मेरी जितनी भी मशीनें हैं, मेरी जितनी भी मशीनें हैं, वहां हो क्या रहा है बेटा, ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। मशीनों में हो क्या रहा है बेटा, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। कोई बोले ना बेटा ऊर्जा को उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न नहीं होता बेटा, ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। सर इसका मतलब क्या है, 2 मिनट रुको। इसका मतलब ये है बेटा, ये आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जाता है बेटा, सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित करते हैं। और बेटा यही क्या कहलाता है, यही नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं चाहे मेरी कोई भी मशीन हो बेटा, वो किस पे कार्य करेगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करेगी, ठीक करेगी, ठीक है? हाँ
चाहे ऊर्जा बाद में कुछ भी हो, लेकिन इनिशियली तो बेटा ये ऊर्जा का एक रूपांतरण ही है, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला मैंने लिखा है शब्द डीसी जनित्र, अच्छा, और दूसरा लिखा है डीसी मोटर। अगर मान लो आपको नहीं आता है, वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन नहीं आता है, कैसे सोचोगे मैं बताता हूँ बेटा। ये आपकी एक मशीन है, ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी क्या है, आपके पास एक मशीन है, अच्छा। इस मशीन में बेटा एक इनपुट का हिस्सा होगा, एक आउटपुट का होगा, इधर भी क्या होगा बेटा, इनपुट और आउटपुट। मुझे क्या आता है इसमें से, मुझे आता है सर मोटर तो मेरे घर पे लगी हुई है, जो पानी ऊपर ले जाती है, बहुत अच्छे बेटा, अगर इतना आता है ना तो बस हो गया आपका काम। बेटा ये मशीन है ना, अच्छा, इसका नाम डीसी मशीन क्यों है, क्योंकि सर इसमें डीसी का रोल होगा, ठीक, बहुत अच्छे। मैंने देखो घर की मशीन है, उसको मैंने कोई सप्लाई दी है इनपुट में, तो बेटा इसके इनपुट में आप क्या देते हो, डीसी देते हो, डीसी ऊर्जा देते हो, ठीक है। और बदले में ये आपको क्या देती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। तो बेटा इसने क्या दे दिया, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और ये वही यांत्रिक ऊर्जा है जिससे बेटा पानी कहाँ जाता है, ऊपर टंकियों में जाता है, ठीक है, चलिए बहुत सही। दूसरा शब्द है डीसी जनित्र, डीसी जनित्र। अब देखो बेटा, इसका नाम जनित्र क्यों रखा, क्योंकि जनित्र यानी कि कुछ ना कुछ जनरेट करना, कुछ ना कुछ उत्पन्न करना। और बेटा यहाँ क्या है, डीसी, तो बेटा डीसी जनित्र वह मशीन है जो क्या करती है बेटा, ये करती है डीसी ऊर्जा को उत्पन्न, डीसी ऊर्जा को क्या करती है, उत्पन्न। अच्छा, ऐसे ही कर देगी नहीं, ऊर्जा संरक्षण होता है, तो बेटा कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि मुझे टरबाइन चलानी पड़ेगी, जैसे मुझे कुछ ना कुछ हैंड ड्रिवन जनरेटर चाहिएगा, तब जाके मुझे ऊर्जा मिलेगी, है ना। मैं बोल पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं घर पे खाना खा रहा हूँ, ठीक है, समझिए। तो देखो यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी बेटा क्या हुआ, यानी अब समग्र रूप से कह सकते हैं डीसी जनित्र क्या है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, डीसी ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में। तो बेटा मैं इसकी जगह विद्युत ऊर्जा लिख दूं, अब आपको समझ में आ गया, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। और ये क्या करेगा बेटा, मोटर, डीसी मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, यांत्रिक में। और आप सब समझ चुके हैं कि ये कौन सी विद्युत है, ये डीसी है, इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, डीसी मशीन, ठीक है। तो यहाँ लिखो बेटा विद्युत ऊर्जा, समझ गए, बहुत सही। तो बेटा ये आपका एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या लिखते हैं, इसके बारे में एक एक लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, इसका परिचय समझते हैं, है ना। तो आओ बेटा अब इसका समझते हैं परिचय। ये लो बेटा, ये है परिचय। जैसा कि आपको पता है मशीन क्या होती है बेटा, सबसे पहले एक शब्द आता है मशीन। तो बेटा वो मशीन क्या होती है, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक युक्ति जो किसी कार्य को आसान बना दे, आसान कर दे, बेटा क्या कहलाती है, आपकी मशीन कहलाती है, मशीन कहलाती है, कहलाती है। अब दूसरा शब्द आता है, सर इसका नाम डीसी मशीन क्यों है, तो लिखो बेटा डीसी मशीन। तो डीसी मशीन बेटा इसका नाम क्यों है, तो लिखो बेटा डीसी मशीन क्या है, क्या हो रहा है बेटा इसमें, ऊर्जा रूपांतरण। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऊर्जा रूपांतरण के क्रम में, ऊर्जा रूपांतरण में किसी एक छोर पर, किसी एक और डीसी का उपलब्ध होना, डीसी का क्या कहता है बेटा, उपलब्ध होना, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, इनपुट होना या उपलब्ध होना, बेटा क्या कहलाता है, ऊर्जा रूपांतरण में किसी एक और लिखो बेटा, किसी एक और डीसी का उपलब्ध होना क्या कहलाता है बेटा, डीसी मशीन होना कहलाता है, डीसी मशीन होना कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अब बेटा ये डीसी मशीन भी दो प्रकार की होती है। पहला क्या होगा, अब देखो किसी एक और क्या होगी, डीसी ऊर्जा होगी, है ना। तो सुनो बेटा, तो पहली क्या हो जाएगी बेटा, डीसी जनित्र। पहली कौन सी मशीन होगी आपकी, डीसी जनित्र। अब देखो बेटा कुछ ना कुछ ये जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो बस यही कहना है बेटा, ये डीसी जनित्र क्या करती है, यह डीसी मशीन क्या करती है बेटा, आपके यांत्रिक ऊर्जा को, ये परिभाषा है बेटा, यह डीसी मशीन क्या करती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि जो यंत्र की मदद से दी गई हो वो यांत्रिक, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है बेटा, विद्युत ऊर्जा में बदलती हो, विद्युत ऊर्जा में बदलती है बेटा। वो क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगी, वह डीसी जनित्र कहलाती है, डीसी जनित्र कहलाती है। नंबर एक बात कि वह ऊर्जा, वह मशीन जो क्या करता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो डीसी जनित्र कहलाती है। और ऐसे भी नाम समझ सकते हो, कुछ ना कुछ जनरेट करना, क्या जनरेट करना, डीसी, है ना। अब उसी प्रकार बेटा दूसरी क्या है, डीसी मोटर, डीसी मोटर। अब बेटा वो क्या कर रही थी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल रही थी, ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, है ना, क्योंकि अपन मशीन का प्लग लगाते हैं तो विद्युत ऊर्जा आती है, उससे पानी ऊपर जाता है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो ये कहती है यह मशीन, यह डीसी मशीन क्या करती है बेटा, डीसी जनित्र के उल्टे काम करती है ना। यह मशीन डीसी जनित्र, यह मशीन या डायरेक्टली दो बेटा, यह मशीन क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। यानी कि बेटा एक चीज आपको समझ में आ गई, इसका मतलब चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, ये क्या है, ऊर्जा का रूपांतरक है, इसलिए बेटा इन्हें ऊर्जा रूपांतरक भी कहा जाता है। तो लिखो बेटा अगला, सभी ये मशीनें क्या होती है बेटा, वास्तव में मशीन क्या होती है, आपको पूछेगा कोई मशीन क्या होती है, तो बेटा बताना मशीनें वास्तव में क्या होती है बेटा, ऊर्जा का रूपांतरक होती है, ऊर्जा रूपांतरक यानी कि रूप में अंतर करने वाली ऊर्जा रूपांतरक होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये तो बेटा था डीसी मशीन के बारे में प्राइमरी बातें। अब मुझे ये बताओ बेटा, आपने एक शब्द लिखा है यांत्रिक, वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, ये क्या है बेटा, विद्युत ऊर्जा के अलावा जैसे ऊष्मा हुआ, जैसे कि आप मान लो आपका पेट्रोल हुआ, ये सब क्या करती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा देती है। लिखने बेटा, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, चाहे जल वाष्प पेट्रोलियम परमाणु, ये सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो बेटा यहाँ लिखो, आप पूछेंगे यांत्रिक ऊर्जा किस किस से मिलती है, तो बेटा यांत्रिक ऊर्जा स्रोत, और विद्युत ऊर्जा तो आपको सबको पता है ना, बिजली का, ठीक है। चलिए तो यांत्रिक ऊर्जा के बेटा क्या क्या स्रोत है, तो उसमें लिखो बेटा जल हुआ, वाष्प हुआ, वायु हुआ, पेट्रोल हुआ। कौन हुआ, जल वाष्प, यानी कि जल टरबाइन को चलाने के लिए जल, वाष्प टरबाइन को वाष्प, है ना, पेट्रोल
ये सब बेटा किसके स्रोत है? ये सब आपके यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत है। ये क्या करते हैं? टरबाइन चलाते हैं, जिससे मुझे क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बेटा ये तो समझ में आ गया कि मुझे मशीनें क्या होती है, इतना चीजें समझ में आ गया। मैंने क्या समझा कि इसके परिचय में कि प्रत्येक युक्ति जो कार्य को आसान बनाती है मशीन है। उसके अलावा मैंने क्या समझा? डीसी मशीनें क्या होती है? ऊर्जा रूपांतरक होती है। डीसी जनित्र क्या करता है? जनित्र करता है डीसी जनित्र को, और मोटर क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र करता है ना? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा ऐसा क्या दिमाग में आया? तो आपने जब मैग्नेट पढ़ा था तो उसमें फैराडे के नियम पढ़े थे। तो बेटा वो क्या कहता था? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना? तो बेटा अब लिखेंगे इसकी अवधारणा, यानी कि कब डीसी मशीन बनाने का उनके दिमाग में आया था। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? अवधारणा, है ना? चलिए बेटा अगला अगला है बेटा अवधारणा। इसके पीछे क्या अवधारणा रही थी मशीन बनाने की? ठीक है, चलिए बहुत सही। आपको सारे पॉइंट वही लिखाए जाएंगे जो बेटा एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे बताओ, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है सारी विद्युतिक मशीनें, किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ चुंबक का अरेंजमेंट होगा। आगे चल के हम समझेंगे कि जैसे कि वो पोल्ड का फील्ड उत्पन्न कर रही है आर्मेचर में, जो इंडक्शन आ रहा है, तो उसके गुणों पर आधारित होती है। तो सारी विद्युतिक मशीनें क्या होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। तो लिखो बेटा इसके पीछे क्या अवधारणा थी? सभी मशीनें या अपने ऐसे कह सकते हैं बेटा वैद्युतिक मशीनें पूछेगा इसकी अवधारणा है, तो बेटा वैद्युतिक मशीनें क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत, अब आप सब समझ चुके हैं बेटा क्या होता है प्रेरण, है ना? हाँ, इसलिए बेटा मैग्नेट पढ़ो। अभी सभी विद्युतिक मशीनें बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युतिक मशीनें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होती है बेटा? कार्य करती है, पर कार्य करती है। यानी कि आप क्या बनाओगे बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऐसी चुंबक बनाओगे जो कि विद्युतिक रूप से त्वरित होती है, यानी कि नर्म लोहे की चुंबक बनाओगे। याद है? ठीक है, बहुत सही। चलिए बेटा समझ में आया? बहुत सही। अच्छा, तो इन मशीनों में होता क्या है बेटा? कुछ नहीं होता। देखो कोई भी मशीन होगी ना आपकी, तो देखो बेटा ये आपका इनपुट साइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेटा एक क्या होगा आपका? स्टेटर, और एक क्या पार्ट होगा बेटा? आपका रोटर पार्ट होगा। ठीक है, ये क्या है? रोटर पार्ट है। अब इस रोटर के ऊपर भी कहीं ना कहीं वाइंडिंग की भी होती है कि नहीं होती? अच्छा, अब जब रोटर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है तो बेटा इसका बाहर कहीं कनेक्शन किया होगा, है ना? यानी कि बाहर कहीं पर ये विद्युत ऊर्जा दे रही होगी या ले रही होगी, ये होगा। और यहाँ पर भी बेटा कहीं ना कहीं क्या है? विद्युत ही है। तो मशीनें क्या होती है बेटा? ये पूरी क्या है? मेरी मशीन है ना? ये पूरी क्या है बेटा? मेरी मशीन है। चलिए ये क्या है बेटा? मशीन है। तो इसका मतलब क्या है? मशीनों में कहीं ना कहीं बेटा विद्युत ऊर्जा, विद्युत और चुंबक के बीच में काम होता है। तो ये क्या है? दो विद्युतिक परिपथ नहीं है? बिल्कुल बेटा, ये दोनों आपस में क्या है? दो वैद्युतिक परिपथ है, जो किससे जुड़े हुए हैं? जो एक दूसरे से बेटा चुंबकीय रूप से जुड़े हुए हैं। क्या समझे? सुनो बेटा, ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर के ऊपर भी वाइंडिंग है। बहुत सही। तो ये यूं ही काम करेगी? नहीं बेटा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? फिर देखो जनरेटर होगा तो जनरेट करेगा, है ना? मोटर होगा तो यहाँ पर एक्साइट करोगे, सिंक्रोनस मोटर होगा तो भी कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? वैद्युतिक कार्य होगा। लेकिन वैद्युतिक कार्य तो होगा, लेकिन इनके बीच में जुड़ाव कैसा है बेटा? चुंबकीय जुड़ाव है। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में क्या होता है बेटा? क्या होता है? दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं जो एक दूसरे से क्या है? चुंबकीय जुड़ाव में होते हैं। तो लिखो बेटा वैद्युतिक मशीनों में, वैद्युतिक मशीनों में क्या बेटा? बाह्य आकृति में, यानी कि बाहर की आकृति में। ये देखो इनपुट आउटपुट कहीं ना कहीं बाहर से, भाई शाफ्ट भी डालोगे तो यही से डालोगे ना? हाँ, तो बेटा वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं। वैद्युतिक मशीनों में बाह्य यानी कि बाहर की आवृत्ति, बाहर की बाह्य आकृति में बेटा क्या होते हैं बेटा? दोनों का कनेक्शन बाहर ही है, अभी बताऊंगा मैं पूरा, डोंट वरी। आकृति में क्या होता है बेटा? दो वैद्युतिक कनेक्शन होते हैं, दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं। अब ये पूछा जाता है बेटा, दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, रोटर स्टेटर। लेकिन ये जुड़े हुए कैसे होते हैं? तो ये चुंबकीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं जो जो क्या होते हैं बेटा? चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, जो चुंबकीय रूप से क्या करते हैं बेटा? रूप से जुड़ते हैं। और बेटा इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। समझ में आया बेटा? बहुत सही, बहुत सही। चलिए इसका मतलब आपको प्रारंभिक तौर पर ये समझ में आ गया कि क्या होती है मशीन, है ना? तो मशीन ने क्या किया? रूपांतरक बनी, है ना? यहाँ से आपने क्या लिया? अगर जनित्र है तो यहाँ से आपने क्या लिया? विद्युत ऊर्जा, और बदले में क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा। और अगर मोटर है तो बेटा विद्युत ऊर्जा ली और बदले में क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा। दोनों ही विद्युत परिपथ के बीच में संबंध क्या है? चुंबक का। और बेटा इसीलिए इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। बोलो समझ में आया? क्या आ गया? बहुत सही। अब बेटा अपन क्या करेंगे? एक एक करके हर मशीन का। अब देखो यहाँ से बेटा मुझे समझ में आया है कि प्रारंभिक तौर पर डीसी मशीन की संरचना एक जैसी रहती है ना? चाहे वो डीसी मोटर हो या जनित्र होगा। ठीक है, इसलिए डीसी मोटर और जनित्र के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो योक हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो आर्मेचर हो, इन सबको बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। समझ गए? अब देखो बेटा, चलिए बहुत आगे। ये लो बेटा, इससे पहले रुको, इससे पहले मुझे एक चीज और समझानी है बेटा। सुनो, ये आपकी एक डीसी मशीन है। ठीक है, तो प्रारंभिक तौर पर मोटा मोटी मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर आओ बेटा। डीसी मशीन, अब ये चाहे जनित्र है या मोटर है, एक ही बात है। अब सुनो बेटा, यहाँ क्या होगा बेटा? आपको पता है मैंने एक चुंबक के अंदर एक नियम पढ़ा था फैराडे का। एक फैराडे का नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? आपने पढ़ा बेटा? ये फैराडे का नियम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? ये ईएमएफ तब आएगा मेरे पास, ईएमएफ तब आएगा मेरे पास जब क्या होगा बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बोला था या नहीं बोला था? ईएमएफ तब आएगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बोला था? हाँ। यानी कि फैराडे के अनुसार मेरे पास ईएमएफ, क्योंकि सारे काम तो ये हो रहे हैं बेटा, ईएमएफ यानी कि इस नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल कब आएगा बेटा? कब आएगा? विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा। इसलिए बेटा मैग्नेट जरूर पढ़ना है ना। विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब क्या होगा बेटा? जब फ्लक्स में क्या हो बेटा? परिवर्तन हो। फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा। अच्छा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा कैसे? तो बेटा आपके पास पता है मशीन में कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है रोटर पार्ट और एक स्टेटर। अब या तो मुझे रोटर को घुमाना पड़ेगा या मुझे स्टेटर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बेटा। अब मशीन में, किसी भी मशीन में बेटा दो पार्ट होते हैं। एक होगा आपका स्टेटर पार्ट और एक क्या होगा बेटा? ये रोटर पार्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मैं मान लेता हूँ बेटा, ये मेरा क्या है? स्टेटर पार्ट। ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ ये स्थिर रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला स्टेटर, है ना? ये क्या है बेटा? मेरा रोटर। ठीक है, अब डीसी मशीन में क्या करोगे बेटा? इस ये क्या है? रोटर है। अच्छा, इस रोटर में क्या लगी रहती है बेटा? शाफ्ट लगी रहती है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस शाफ्ट को ही मैं, अगर जनित्र होगा ना बेटा, तो इस शाफ्ट को ही मैं ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा और यहां से मैं क्या करूंगा? एनर्जी ले लूंगा। ठीक है, या फिर बेटा क्या होगा? सुनना,
यहीं से शाफ्ट जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है? और यहीं पे बेटा मेरा क्या होगा, एक कम्यूटेटर होगा, ठीक है? अब सुनना बेटा, जो डीसी जनित्र में जो रोटर होता है ना, उसका नाम रोटर नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल गया कि जो डीसी मशीन होती है ना, डीसी मशीन, तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, ये डीसी मशीन के अंदर ये रोटर जो होता है ना बेटा, रोटर नहीं कहला के क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ध्यान रखना बेटा। वापस सुनो बेटा, डीसी मशीन में जो रोटर होगा ना, वो रोटर नहीं कहलाता है, क्या कहलाएगा, आर्मेचर। अगर कहीं ऑप्शन में बेटा रोटर और आर्मेचर दोनों दे रखे हो, तो बेटा आर्मेचर लगाना। समझ में आया? बिल्कुल सही। अब बेटा इसी आर्मेचर पे क्या किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अच्छा, तो बेटा ईएमएफ उत्पन्न कौन करती है, ये कौन करती है, ये समझ गए? तो बेटा यही आर्मेचर क्या करेगा बेटा, यही आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी ना, वही वाइंडिंग क्या करेगी बेटा, आपके ईएमएफ को उत्पन्न करेगी। क्या करेगी बेटा, विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगी। जो आपका जनित्र है, तो बेटा जनित्र में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, वो कहाँ होगा, इन आर्मेचर वाइंडिंग में, पहला। अब बेटा जब मैंने चुंबक पढ़ाया था, तो आपने क्या बोला था, दो तरह के मैंने ईएमएफ बताए थे, एक होता है स्टैटिकली और एक होता है डायनामिकली। डायनामिक कब होता है, जब मेरा आर्मेचर घूमता है। अब मुझे बताओ, जनित्र में आर्मेचर घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं बेटा, जनित्र में आर्मेचर यानी कि रोटर घूमेगा, तो बेटा डीसी मशीन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वो कैसा होता है बेटा, गतिक। कैसा होता है, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कोई पूछेगा ये गति क्यों है, क्योंकि बेटा इसका आर्मेचर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समझ गए? ट्रांसफार्मर में बेटा गति नहीं होता, स्थैतिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, फिक्स होती है, रुकी हुई होती है। समझ गए? अब बेटा ऐसे पड़ जाती है मशीन। अब एक नंबर बात ये, ठीक है? अब देखो, ये जो स्टेटर है ना, अब फैराडे ने क्या बोला था कि विद्युत वाहक बल तब आएगा जब क्या होगा बेटा, फ्लक्स में परिवर्तन। अब बेटा इसका तो फ्लक्स आपने देख लिया है ना, स्टेटर के ऊपर फ्लक्स होने चाहिए, क्योंकि दो फ्लक्स होंगे तभी तो परिवर्तन होगा ना। तो लिखो बेटा, दो फ्लक्स होंगे, दो फ्लक्स होंगे तभी तो क्या होगा, दो फ्लक्स होंगे तभी क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। और तभी मेरा क्या होगा बेटा, ईएमएफ होगा। दो फ्लक्स होंगे तभी परिवर्तन संभव है ना। तो बेटा सुनो, फिर मैंने इसको करने के लिए बेटा यहाँ क्या लगाया, स्टेटर के ऊपर फील्ड पोल लगाया। अच्छा, परिवर्तन होगा तभी, दो फ्लक्स होंगे तभी परिवर्तन होगा, और क्या होगा बेटा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ईएमएफ बनाना है तो फ्लक्स परिवर्तन कराना है, तो बेटा एक क्या होता है, स्टेटर के ऊपर मैं पोल लगाता हूं, जिसे क्या कहता हूं बेटा, फील्ड पोल कहता हूं, है ना। अब सुनना बेटा, ये जो पोल्स होते हैं ना, इन्हें कहते हैं बेटा मैग्नेटिक पोल, और इनके ऊपर क्या किया जाता है, वाइंडिंग की जाती है। तो रुकना बेटा, अभी और रुकना, सुनो। तो इसका मतलब मैं क्या समझा, उसका मतलब मैं ये समझा कि जो मेरी डीसी मशीन होगी, आराम से पढ़ना बेटा, है ना, जो मेरी डीसी मशीन होगी, उसके अंदर बेटा कितने प्रकार की वाइंडिंग होगी, दो प्रकार की वाइंडिंग होगी, है ना। एक वाइंडिंग तो मेरी कहां होगी बेटा, एक वाइंडिंग तो मेरी कहां होगी, एक वाइंडिंग तो मेरी कहां होगी बेटा, स्टेटर पर होगी, है ना, स्टेटर पे होगी, यानी कि स्टेटर पोल पर होगी। और पोल क्या होता है बेटा, वो जगह जहां पर वो वाइंडिंग की जाती है। समझ गए? और एक वाइंडिंग मेरी क्या होगी बेटा, एक प्रकार की वाइंडिंग क्या होगी, वो डिपेंड करता है मुझे ईएमएफ कैसा चाहिए, मुझे धारा ज्यादा चाहिए, ये वोल्टेज ज्यादा चाहिए बेटा, वो क्या होगी, वो वाइंडिंग जो होगी वो कहां होगी, मतलब वाइंडिंग नंबर 2। और बेटा इसे क्या बोला जाता है, ये स्टेटर पर होती है, और ये कहां होगी बेटा, आर्मेचर पर। समझ गए? समझ गए सर, आर्मेचर पर होगी, ठीक है। अब सुनो बेटा, जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग होगी, उसी वाइंडिंग को क्या बोला जाता है, फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। तो बेटा इसी वाइंडिंग को क्या बोला जाएगा, फील्ड वाइंडिंग। समझ गए? फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग का मतलब क्या है बेटा, ये फील्ड पैदा करेगी, यानी कि मान लो ये मेरा एक पोल है एन, और ये है मेरा पोल एस, तो बेटा इसके बीच में क्या करेगी, फील्ड पैदा करेगी, तो इसे बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। अब इस फील्ड को काटने के लिए बीच में क्या लगाऊंगा, आर्मेचर। सुनना बेटा, इस फील्ड को काटने के लिए, यानी कि एन और एस को काटने के लिए, यानी कि इसको बीच में क्या लगाऊंगा, मैं एक आर्मेचर लगाऊंगा। और इस आर्मेचर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है बेटा, उस आर्मेचर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर के ऊपर कौन सी होती है बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो बेटा, फैराडे के नियम लेके आओ, और फैराडे ने क्या बोला था, दो फ्लक्स होने चाहिए। देखो, तो एक फ्लक्स तो एन के द्वारा, यानी कि फील्ड के द्वारा, है ना, एक फ्लक्स तो ये रहा फाई, और मेरा दूसरा फ्लक्स कौन सा है, ये काटने के बाद जो बनेगा, यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार ये दूसरा फ्लक्स। और बेटा ये दो फ्लक्स आ गए, तो अब इस ईएमएफ कहां जनरेट होगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में। तो आपको कोई पूछे कि ईएमएफ कहां बनेगा बेटा, तो ईएमएफ बनेगा बेटा मेरी आर्मेचर वाइंडिंग में बनेगा, ठीक है। समझ गए? और फील्ड कहां होगा बेटा, तो यहां पर होगा, स्टेटर पर, ठीक है। समझ गए? बहुत अच्छे। यानी कि अब देखो आगे चल के हम सब पढ़ेंगे बेटा, आर्मेचर के ऊपर लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग क्यों होती है, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा धारा ज्यादा चाहिए तो मुझे लैप करनी पड़ेगी, वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो वेव। तो बेटा इस तरह से पढ़ी जाती है कि डीसी मशीन में हमने जो वाइंडिंग की है वो दो होगी, एक स्टेटर पोल पे, एक होती है आर्मेचर पे। स्टेटर पे क्या होती है, जो फील्ड पैदा करती है, और आर्मेचर पे क्या होती है, जो ईएमएफ पैदा करती है। समझ में आया? अब बेटा अपन क्या करते हैं, पूरी मशीन को बारीकी से छोटी-छोटी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के भाग। लो बेटा, तो डीसी मशीन के भाग, डीसी मशीन के भाग, ठीक है। अब पहला भाग तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बाहर की संरचना है उसको क्या बोला जाता है बेटा, योक। पहली संरचना को क्या बोला जाएगा, योक। क्या बोला जाएगा बेटा, योक। अच्छा सर, इसको योक क्यों बोला, अरे ऐसे ही बोल दिया बेटा, योक यानी कि बाहर की संरचना, योक यानी कि बाहर की संरचना, बाहर की बॉडी, इसको स्टेटर बोलते हैं। और स्टेटर के अंदर का जो ये स्लॉट होता है बेटा, ये कहलाता है योक, है ना। आराम से इसको देखो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब देखो, इस योक के बाहर बेटा क्या लगा रहता है, टर्मिनल। ये टर्मिनल बॉक्स क्या है, मुझे बताओ, सप्लाई दोगे कि नहीं, है ना। सप्लाई देते हो उसको क्या बोलते हो, टर्मिनल बोलते हो कि नहीं। तो बस वही तो है, ये यहाँ से बेटा क्या दोगे, सप्लाई, खत्म। अब मुझे बताओ, ये इतनी भारी मशीन होगी, क्या ये उठा के ले जाओगे, अरे नहीं। इसको उठाने के लिए बेटा मशीन चाहिए, कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड, है ना, जो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बेटा उसको उठाने के लिए, जैसे अपने को देखने के लिए आंख में होल होते हैं कि नहीं, आंखों को देखने के लिए आंखों में होल होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आई होल। तो बेटा मशीन को भी उठाने के लिए यहाँ क्या लगा होता है, आई होल, है ना। दरअसल ये पोजीशन बेटा ऊपर की तरफ होती है ना, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं, आई होल। क्या बोलते हैं, आई होल। मैं लिख देता हूँ। अब ये वो होल है जहां से उठा के मशीन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आगे पीछे इस तरह से यूं शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। आसान, बहुत आसान है। आओ तो सही। अब देखो बेटा, ये टर्मिनल बॉक्स क्या है, जहां से कनेक्शन किए जाएंगे, ये टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स, यानी कि यहाँ से कनेक्शन होंगे। अब देखो बेटा, बाहर की जो बॉडी है ना, वो क्या है, फ्रेम है। क्या है, फ्रेम। अब मुझे बताओ, आपकी बाहर की बॉडी है, इसमें सुरक्षा कौन करती है, ये त्वचा, ताकि बाहर की चीजें अंदर नहीं जा पाए। तो बेटा उसी तरह ये बॉडी है जो बाहर की चीजों में सुरक्षा करती है। अब पैरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीट। तो बेटा ये क्या है, फीट, यानी कि इसके पैर। समझ गए, बिल्कुल। और यही आकृति क्या कहलाती है, आपकी योक कहलाती है, इसे ही हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा एक एक करके, हर चीज को समझेंगे, डोंट वरी। आपको हर चीज मशीन में ऐसा लगेगा कि मुझे आती है ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होल का प्रयोग शिफ्ट करने के लिए सब लिखाऊंगा, डोंट वरी।
बाहर की स्टेटर की प्रोटेक्शन के लिए, है ना? और उसके अलावा जो ईएमएफ जो फील्ड में जो बन रहा है ना फ्लक्स उसको जगह देने के लिए। बताऊँगा, डोंट वरी। सब कुछ बताएँगे। आ जाओ लिखो बेटा। पहला है योक। बेटा इसको क्या कहते हैं? यह मशीन का बाहरी भाग है। योक क्या है? यह मशीन का बाहरी भाग है। बाहरी भाग है जिसे जिसे क्या बोला जाता है बेटा? जिसे योक या बॉडी कहा जाता है। बॉडी आपके बाहर की बॉडी है ना, वैसे इसकी बॉडी कहा जाता है। सर मुझे बताओ इसके ऊपर फील्ड पोल लगाऊंगे क्या आर्मेचर? अरे फील्ड ही लगाओगे, आर्मेचर तो घूमेगा यार, तभी तो समझाया था, है ना? परीक्षा मतलब आ जाओ आराम से समझो। अब बेटा सुनो, ये जो बॉडी है पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो है बॉडी किसकी बनी होगी? तो बेटा या तो ये बड़ा योक होगा या छोटा होगा। तो बेटा यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, या तो बड़ी मशीन के लिए किसकी बनी होगी, या बेटा क्या होगा आपकी छोटी मशीन के लिए किसकी बनी होगी? छोटी मशीन। अच्छा बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको कोई पूछे कि बड़ी मशीन किसकी होगी और छोटी किसकी होगी, मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ, लोहे और स्टील में महंगा कौन होगा? आप कहोगे सर स्टील महंगा होगा, क्यों? क्योंकि मजबूत होता है, उसमें कुछ कार्बन मिला देते हैं ताकि वो सॉलिड बन जाए, है ना? इतना इंटेलिजेंट हो बेटा तभी तो। ये कह रहा हूँ ना, छोटी मशीन किसकी होगी? ढलवे लोहे की, और बड़ी की किसकी हो जाएगी? कास्ट लोहे की। खत्म, वही ढलवे इस्पात की, है ना? तो लिखो बेटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? बड़ी और छोटी। बड़ी वाली किसकी बनेगी आपकी? स्टील की, और छोटी बनेगी कास्ट आयरन की। तो बड़ी मशीन हो तो बेटा किसकी बनाओगे? कास्ट स्टील। सर ये कास्ट क्या होता है? ढलवा। ढलवा क्या होता है? जो अच्छे तरह से ढाला जा सके जिसको, और जिसके अंदर कार्बन के कंपोजिशन थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये क्या होती है? बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की, और छोटी मशीन में क्या होता है बेटा? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का। सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? अभी बताते हैं बेटा। ये मजबूत होती है लेकिन इसको ढालने में बहुत सुविधा होती है, और स्टील कुछ नहीं होता बेटा, आयरन के अंदर कुछ कार्बन के कंपोनेंट्स को डाल दिया जाता है। बोलो सही? सही। अच्छा अब बेटा क्या होगा, इसके बीच में कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, इसके बीच के अंदर कुछ जगह रखी जाती है। सर क्यों रखेंगे? ताकि इसके बीच में क्या डाला जा सके? आर्मेचर डाला जा सके, क्योंकि आर्मेचर नहीं होगा तो ईएमएफ कौन उत्पन्न करेगा? आप और मैं नहीं बेटा। यहाँ क्या होता है बेटा? आर्मेचर, इसके बीच में क्या रखी जाती है? कुछ जगह रखी जाती है ताकि आर्मेचर वाइंडिंग को डाला जा सके। ठीक है ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगी जाती है? अब मुझे बताओ, अब आर्मेचर लगाओगे यानी कि बीच में क्या लगाओगे? बियरिंग लगाओगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आर्मेचर को घुमाना है। तो बेटा इससे क्या करते हैं, इसके साइड में क्या लगाई जाती है? बियरिंग लगाई जाती है, ताकि वहां आर्मेचर को फिट किया जा सके। ठीक है, समझ गए? ठीक है बेटा, तो इस योक के साइड में बियरिंग का स्थान बना रहता है ताकि आर्मेचर फिट किया जा सके। तो बेटा इस योक के अंदर साइड में क्या लगाई जाती है बेटा? एक बियरिंग लगाई जाती है। एक बियरिंग क्या होती है बेटा? जो कि इसको घुमाए, शाफ्ट के साथ लगी होती है ना। एक बियरिंग लगाई जाती है ताकि क्या किया जा सके बेटा? ताकि आर्मेचर को फिट किया जा सके। ताकि आर्मेचर को क्या किया जा सके बेटा? फिट किया जा सके। आपको पूछेगा कि बताओ स्टेटर के अंदर, एक संरचना के अंदर मैं बियरिंग क्यों लगाता हूं? ताकि आर्मेचर को वहां पे फिटिंग किया जा सके, आर्मेचर को घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सके, फिट करके घूमने के लिए। अभी बताएंगे बेटा, सब समझ में आएगा। घूमने के लिए स्वतंत्र किया जा सके, स्वतंत्र किया जा सके। अब मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट लगा देते हैं तो क्या घूम सकता? नहीं, इसलिए बेटा बियरिंग लगाते हैं ताकि बियरिंग के साथ वो घूम सके। समझ गए? तो बेटा ये छोटी सी बात थी, आगे सुनो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा? टर्मिनल बॉक्स। और यहाँ पर आप अंदर की साइड में क्या करोगे? फील्ड पोल लगाओगे नहीं लगाओगे? अभी मैं बताऊँ कैसे लगाते हैं फील्ड पोल। बेटा यहाँ फील्ड पोल होंगे तो इन्हें जोड़ने के लिए बेटा क्या होता है? टर्मिनल बॉक्स, जहाँ से कनेक्शन होगा फील्ड वाइंडिंग का, है ना? तो क्या समझे बेटा कि बॉडी पर टर्मिनल बॉक्स होता है जिस पर फील्ड पोल स्थापित होता है। बॉडी पर क्या होता है बेटा? टर्मिनल बॉक्स, यहाँ फील्ड पोल स्थापित होता है। समझ गए? तो अगला पॉइंट लिखो बेटा। ओहो, तो यहाँ लिखो बेटा टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है बेटा? बॉडी पर फील्ड पोल को स्थापित कर क्या देता है बेटा? आगे कनेक्शन प्रदान करता है, कनेक्शन देता है, क्योंकि फील्ड को भी तो आपको उत्तेजित करना पड़ेगा ना, इसलिए फील्ड कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सही। तो देखो बेटा, दो चीजें आपने सीख ली कि बीच के अंदर क्या लगाओगे? बियरिंग। क्यों? ताकि आर्मेचर घूमे। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। कब? जब ये बड़ी मोटर हो। छोटी हो तो कास्ट स्टील का। टर्मिनल बॉक्स क्यों? क्योंकि आप फील्ड पोल लगाओगे, और फील्ड पोल पे क्या करोगे बेटा? फील्ड वाइंडिंग, जिसका कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? अंदर क्यों नहीं दिया सर? अंदर उलझ जाता ना, इसलिए। आई होल इधर उधर करने के लिए फ्रेम है और फीट है, देख लो आराम से। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब बेटा ये करेगा क्या? ये चुंबकीय ध्रुवों का जो पाथ होगा, मान लो बेटा यहाँ पर ये चुंबकीय पथ है ना? तो इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए बेटा ये अंदर की तरफ से यहाँ से फ्लक्स निकल जाए, अच्छे से फ्लक्स चला जाए। तो बेटा ये भी तो कर रहा है, ये फील्ड फ्लक्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करता है। कौन? योग। तो बेटा लिखो योग क्या करता है? योग का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है पूछेगा, तो पहला तो यही है बेटा, सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा और इंपॉर्टेंट, अब पता चलेगा बेटा यहाँ पर स्टील क्यों लिया है ना, समझो। और दूसरा क्या है बेटा? यह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को, कि जो भी चुंबक का फ्लक्स स्थापित किया ना बेटा फील्ड पोल ने, है ना, ये है क्या? स्टेटर पे ही तो है। इसके द्वारा जो स्थापित किया ना बेटा चुंबकीय फ्लक्स, उसको क्या करता है? पूरी जगह से क्या है? इक्वलाइज, स्टेबल कर देता है। ठीक है, फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है बेटा? फ्लक्स को पूर्ण, मतलब पूर्ण यानी कि क्या? पूर्ण यानी कि बेटा क्या है? पूरे परिपथ में वितरित कर देता है। पूर्ण परिपथ में वितरित कर देता है, बांट देता है ना, वितरित कर देता है, यानी कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। अब देखो बेटा, कास्ट आयरन की तुलना में कास्ट स्टील का किस लिए होता है बेटा प्रयोग? अब देखो, बड़ी मशीन है यानी कि ज्यादा पैसों की होगी बेटा, इसीलिए स्टील लेते हैं, क्योंकि स्टील में ज्यादा चुंबकीयशीलता होती है। तो लिखो बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि स्टील की चुंबकीयशीलता का अर्थ मैं बता चुका हूँ, चुंबक में है ना, हाँ, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने की एबिलिटी। तो क्योंकि स्टील में चुंबकीयशीलता किससे ज्यादा होती है बेटा? कास्ट आयरन से क्या होती है बेटा? से ज्यादा होती है
अतः इसे बेटा कहाँ यूज़ करते हैं? बड़ी मशीनों में प्रयोग करते हैं, बड़ी मशीनों में प्रयोग करते हैं। अब समझ में आया बेटा बड़ी मशीनों में क्यों करते हैं स्टील? क्योंकि इसकी चुंबकीयशीलता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एक काम ये भी है फील्ड पोल के स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को वितरित कर देना, यानी कि जो फील्ड में बनाया ना चुंबक उसको अच्छे से पूरे में फैला देना। बेटा ये स्टील का काम होता है, समझ गए? इसलिए बेटा बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे